ये कहानी है परी की। नाम की तरह वह लड़की बेहद हसीन थी, बिल्कुल परियों जैसी। हरिपुर की सबसे खूबसूरत लड़की, जो भी उसको देखता उसका दीवाना हो जाता। उसने एक रात चुपके से मंत्र पढ़ा, झंझाद उसके सामने आया और उसकी जिंदगी में रंग भर गया। उसके इशारे पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगी। फिर एक दिन उससे एक गलती हुई और फिर यह गलती उसके लिए पूरी जिंदगी का रोग बन गई। कहानी शुरू होती है रात के उस मंजर से जो कोई भी देखता तो शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। पूरा हरिपुर इस वक्त गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, जबकि वह दबे पांव कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रही थी। हर तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। दूर ही बड़ा जंगल था जहां से जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और इस खामोशी को वक्फे वक्फे से चीर रही थी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी हमराज थी, उसकी बचपन की सहेली, जिससे वह अपने दिल की हर बात किया करती थी, जिसे वह कुछ भी नहीं छुपाती थी। परी का पांव लकड़ी पर पड़ा तो एक जोरदार आवाज निकली। उसकी दोस्त ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। परी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खामोश करवा दिया। यह क्या बदतमीजी है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर कोई हमारी आवाज सुनकर यहां पर चला आया तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। उसने डरते डरते एक नजर गोरख के कमरे पर डाली, जो उसे कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद था। क्या इसको चुड़ैलों से डर नहीं लगता होगा? परी ने अपनी दोस्त से पूछा, मगर उसकी दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। उसे देखकर परी धीमे से मुस्कुराने लगी। उसकी दोस्त उससे कहती थी कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूं। और अब इस खामोश और वीरान कब्रिस्तान में उसके दिल की धड़कन की आवाज परी को बखूबी सुनाई दे रही थी। मेरी मानो तो वापस चले जाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएं। उसने परी को मनाने की कोशिश की, लेकिन परी ने सख्ती से इनकार कर दिया। इतनी मुश्किल से तो हमें यह अमल करने का मौका मिला है, और एक बार सोचो कि अगर हम यह अमल करने में कामयाब हो जाते हैं तो जिन जात मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर मैं उसे अपने सारे काम करवाया करूंगी। फिर हम लोग अपने लिए प्यारे प्यारे कपड़े मंगवाएंगे। घर में हर रोज ही अच्छा अच्छा खाना पका करेगा। हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। अब्बा को काम पर जाने की और मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे सारे बहन भाई स्कूल जाने लगेंगे। बातें करते हुए उसकी आंखों में पानी चमकने लगा था। उसकी दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह परी की दिल के हालात को समझती थी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, बस दुआ करो कि यह अमल कामयाब हो जाए। परी एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जहां पर 2 वक्त का खाना भी बामुश्किल पकता था। अपने बहन भाइयों को स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करते हुए जब वह देखती थी तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। वह खुद भी चौधरी के घर पर मजदूरी करती थी। उसे चौधरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसे मैली नजर से देखता था। उसको डर लगता था कहीं ऐसा न हो चौधरी उससे उसकी मासूमियत छीन ले। वह अपनी मां को कहती थी कि मैंने हवेली काम करने के लिए नहीं जाना, मगर उसकी मां उसको डांट कर खामोश करवा देती कि अगर तुम हवेली में काम नहीं करोगी तो हम सब लोगों को खिलाएगा कौन? एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हारे बहन भाई स्कूल जाए और दूसरी तरफ तुम कमाने के लिए तैयार ही नहीं हो। यह सुनकर वह चुप कर जाती। हवेली जाना उसकी मजबूरी बन गई थी। वह दोनों मजबूत कदम उठाते हुए बरगद के बड़े से पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए, जहां पर उस वक्त उल्लू बैठा हुआ था। वह बहुत ही खौफनाक था और अपनी सुर्ख निगाहों से उन दोनों को घूर रहा था। मुझे इसको देखकर डर लग रहा है, परी की दोस्त ने कहा। तुम्हें पता है परी, लोग क्या कहते हैं? वह दोनों अभी तक उल्लू को घूर रही थी। उन दोनों को ही अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। लोग कहते हैं इसकी आंखों में जिन्नात का अक्स झलकता है और काला जादू करने वाले इसी उल्लू की आंखों में देखकर जिन्नात को अपने कब्जे में लेते हैं। उल्लू की गर्दन अजब तरह मुड़ती है, जैसे उसके अंदर कोई और रूह कैद हो जो हर तरफ देख रही हो। इसकी आवाज सुनो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात की खामोशी चीर दी हो, और जिस जंगल में इसकी आवाज गूंजे वहां जिन्नात भी जमा होने लगते हैं। उल्लू का साया भी मनहूस समझा जाता है। कहा जाता है जिस दरख्त पर उल्लू बैठ जाए वहां अंधेरा ठहर जाता है, और इसकी आंखों में जो देख ले उस पर कोई ना कोई साया जरूर लग जाता है। उल्लू को जादूगर अपने अमल की रात अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनके कल में सीधे जिन्नात तक पहुंच जाएं। उल्लू की मौजूदगी मतलब वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उल्लू देख रहा है। अभी उसने अपनी बात कंप्लीट ही की थी कि उल्लू की गर्दन मुड़ गई
और वह दोनों ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उनके शोर की आवाज सुनकर गोरख भी अपने कमरे से बाहर आ गया था। ओए लड़कियों, तुम यहां पर क्या कर रही हो? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। तो वह बहुत ज्यादा घबरा के उन्होंने अपने चेहरे को दुपट्टे की मदद से ढक लिया था ताकि कोई उनको पहचान न सके। वह दोनों वहां से निकलती चली गई और अब वह एक दरख्त के पीछे छिपकर खड़ी थी। वह भी बहुत बड़ा दरख्त था, बरसों पुराना था, मगर अभी भी पूरी ताकत के साथ खड़ा था। अचानक ही उसे दरख्त से अजीब सी सरगोशियों की आवाज सुनाई देने लगी। परी को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उसने अपनी दोस्त से पूछा, क्या तुम्हें सरगोशियों की आवाज सुनाई दे रही है? तो उसकी दोस्त ने तेजी से नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, और तुम इस तरह की बातें करके मुझे डराओ नहीं। मैं जानती हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, उसकी दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा। वह खामोशी से दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अपने हाथ उसके पेट पर रखे हों। किसी ने उसे पकड़ रखा था। वह हिलने की कोशिश कर रही थी मगर हिल नहीं पा रही थी। बोलने की कोशिश कर रही थी मगर आवाज उसके अंदर ही दब गई थी। चलो अब यहां से चलते हैं। मुझे लगता है कि वह गोरख दोबारा अपने कमरे में चला गया है। वह अब हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा, उसकी दोस्त ने उसे देखते हुए कहा। तो वह खामोशी से उसके चेहरे को घूरने लगी। परी, मैं तुम्हें कह रही हूं कि अब यहां से चलो। परी उसे बताना चाहती थी कि वह हिल नहीं पा रही है, किसी ने उसको पकड़ रखा है, मगर अल्फाज थे कि उसके अंदर ही दम तोड़ गए थे। और फिर अचानक ही उसके वजूद को झटका लगा। किसी ने उसके कानों में सरगोशी की। तुम्हारी कोशिश अच्छी है छोटी लड़की। वह जी जान से लर्ज उठी थी। क्या उसको यह अमल करना चाहिए? क्या यह सब कुछ जिन्नात उसे इस अमल से रोकने के लिए तो नहीं कर रहे? यह भी तो हो सकता है कि जिन्नात न चाहते हों कि वह एक जिन को अपने कब्जे में करे। अब इस तरह के ख्यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसको अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। उसने जिस बुजुर्ग से यह अमल लिया था, उस बुजुर्ग ने उसे सख्ती से हिदायत की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपने गिर्द दायरा बनाने के बाद इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। अगर तुम वहां से बाहर निकलोगी तो वह जिन्नात तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसकी दोस्त ने उसे कहा, तुम जाकर अपना अमल शुरू करो, तब तक मैं यहां पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूं। थोड़ी ही देर में उसने अपने गिर्द एक दायरा बनाया और उसके बीच जाकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आमिल ने उसे जो मंत्र बताए थे, आंखें बंद करके वह उन मंत्रों को पढ़ने लगी थी कि अचानक ही उसको महसूस हुआ था कि किसी ने उसे पुकारा हो। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका भाई उस वक्त एक बहुत बड़े और खौफनाक मखलूक के साथ खड़ा था। उस मखलूक ने उसके भाई की गर्दन मजबूती से पकड़ रखी थी। वह बहुत ही अजीब अंदाज में परी के चेहरे को देख रहा था और फिर वह उसे इशारा करने लगा कि मैं तुम्हारे भाई की गर्दन तोड़ दूंगा। उसका भाई चीख चीख कर उसे पुकार रहा था, आप ही, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। आप ही मेरी आवाज सुन रही हो ना? आप ही बचा लो। भाई की आवाज सुनकर वह बुरी तरह से बेचैन हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक ही उस अजीब और गरीब मखलूक ने उसकी भाई की गर्दन अपने हाथों में दबोच ली और उसको हवा में उठा लिया। उसका भाई रुक रुक कर सांस ले रहा था और फिर थोड़ी ही देर में उसका मुर्दा वजूद जमीन पर गिर गया। वह अजीब सी मखलूक उसको देखकर हंसने लगी। दूसरी तरफ परी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने देखा कि अब उसके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि वह एक अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वह कोठरी सांपों से भरना शुरू हो गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की मगर वहां पर कोई रास्ता ही नहीं था। अब वह इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी। अचानक ही उसे एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम यहां से भाग जाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। मगर वह जानती थी कि यह जिन्नात की चाल है। वह उसको आजमाना चाहते हैं। वह वहां से भागकर अपना अमल खराब नहीं करना चाहती थी। उसने बहादुरी का मुजाहिरा किया और उसी कमरे में ही बंद रही। थोड़ी ही देर में वह सांप भी गायब हो चुके थे। किसी ने उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। वह सिर्फ नजरों का धोखा था। अब उसका आखिरी इम्तिहान बाकी रह गया था। वह एक बहुत बड़ा और गहरा समंदर था। इस समंदर में एक छोटी सी कश्ती थी जिसमें वह खड़ी थी। यह मैं कहां आ गई हूं? उसने बेचैनी से अपने आप से सवाल किया। अपना तो वहां पर उसकी कोई दोस्त थी और न ही यह कब्रिस्तान था।
जिन्नात इस कदर चालबाज होंगे उसने कभी अपने वहम और गुमान में भी नहीं सोचा था। अचानक ही उसको यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कश्ती डोलने लगी है। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी मछली ने उसकी पूरी कश्ती को निगल लिया। वह उस वक्त अंधेरे में थी। उसे अंधेरे में एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने वालिदैन से मिलो और सारी जिंदगी यहां पर न गुजारो तो इस अमल को तोड़ दो। उसने अपने आप को मजबूत रखा। थोड़ी ही देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कब्रिस्तान में ही मौजूद थी, मगर उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। आज से पहले इस कदर खूबसूरत नौजवान उसने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके घने स्याह बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वह घुटनों के बल उसके सामने झुका हुआ था। मैं आपका गुलाम हूं, मल्लिका आलिया। उसे एक लम्हे के लिए तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने अपने चारों तरफ देखा। उसको ऐसा लग रहा था कि यह भी जिन्नात की कोई चाल है, मगर वह हकीकत थी। उसके इर्द गिर्द से दायरा गायब हो चुका था। उसे उसी आमिल की आवाज सुनाई दी जिससे उसने यह मंत्र लिए थे। वह आमिल उसे मुबारकबाद पेश कर रहा था। फिर वह मजबूत कदम उठाती हुई उस झंझात के सामने जाकर खड़ी हो गई और रौबदार अंदाज में बोली, खड़े हो जाओ। वह झंझात फौरन से खड़ा हो गया तो वह खुलकर हंसने लगी। इतना हंसी कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था। उसने अपने सहेली को चारों तरफ तलाश करना चाहा, मगर वह कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। वह डर कर वहां से भाग गई थी। उसकी सहेली ने ऐन वक्त पर उसको धोखा दिया था। इस तरह से उसकी सहेली की हकीकत भी उसके सामने आ चुकी थी। मल्लिका आलिया, आप जो भी हुक्म करेंगी मैं वह मानने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह धीमे से मुस्कुराने लगी। उसके जहन में इस वक्त हजारों तरह की ख्वाहिशात गर्दिश कर रही थी। कहां से शुरू करूं? उसने बेसाख्ता अपने आप से सवाल किया। झंझात ने सिर्फ एक बार निगाह उठाकर अपनी मल्लिका की तरफ देखा था, जो कि बेहद खूबसूरत थी। चेहरे पर फैली हुई मासूमियत और आंखों में चमकती हुई शरारत। उसने आज से पहले इस कदर खूबसूरत आदमजाद लड़की अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ओए, आंखें नीचे करके खड़े हो। परी ने जब अपने चेहरे पर उसकी नजरों की तपिश महसूस की तो वह उसे डांटने लगी। झंझात के लब्बों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने अपनी पलकें झुका ली थी। अगर उसे पता होता कि इस कदर खूबसूरत लड़की बरसों से उसको कैद करने की कोशिश कर रही है तो वह उसको यह अमल करने की भी जहमत न करने देता और खुद ब खुद ही उसके कदमों में आकर बैठ जाता। पहली ही नजर में वह परी से मोहब्बत कर बैठा था। फिलहाल मुझे मेरे घर ले जाओ। अभी उसने ये बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि वह अपने घर के कमरे में खड़ी थी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, जबकि झंझात उसको देखकर मुस्कुराने लगा। ये तुमने कैसे किया? अभी तो मेरी बात पूरी ही नहीं हुई थी और तुमने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। वह उसका अपना ही कमरा था। कोने वाली चारपाई पर उसका भाई सोया हुआ था। अचानक ही उसके भाई की आंख खुल गई। वह झुंझलाते हुए कहने लगा, क्या मसला है आप ही? इस वक्त क्या पागलों की तरह अपने आप से बातें कर रही हो? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वह घबरा गई। उसने झंझात को पीछे की तरफ हटाया और उसको छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज सुनकर वह अपनी जगह पर रुक गई। आपके अलावा कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन सकता और न ही कोई मुझे देख सकता है, मल्लिका आलिया। वह बहुत ही एहतराम से उसे मुखातिब होता था। आज से पहले इस कदर इज्जत के साथ तो कभी उसके बहन भाइयों ने भी उससे बात नहीं की थी। वह अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे इस वक्त खाना चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए। मुझे इस वक्त चिकन खाना है। उसे जितनी भी डिशेज के नाम आते थे उसने उन सब के नाम झंझात के सामने ले लिया और फिर देखते ही देखते उसके सामने बड़े बड़े बर्तनों में खाना आ गया। वह एकदम ही घबरा गई। उसको जल्दी से गायब करो, क्योंकि अब उसे अपने घर वालों की भी टेंशन होने लगी थी कि अगर वह देख लेते तो उसे सवाल करते। आमिल ने उसको यह बात भी समझाई थी कि तुमने इस झंझात के बारे में किसी को भी नहीं बताना। जिस दिन तुमने उसकी हकीकत दुनिया वालों को बता दी उस दिन वह आजाद हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसे बहुत ही मुहातात अंदाज से काम करना था। वह उसे लेकर छत पर चली गई और दोबारा से खाने की फरमाइश की। झंझात ने छुटकी बजाई। खाने के बड़े बड़े देगचे उसके सामने मौजूद थे। उसकी आंखों में पानी चमकने लगा। वह 2 दिन से ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रही थी, क्योंकि अब्बा का काम रुका हुआ था। घर में कुछ भी नहीं पकता था।
उसके बहन भाई और अम्मा अब्बा सूखी रोटी पानी में मिलाकर खाते थे। और जहां तक उसकी अपनी कमाई का सवाल था, तो उसको हवेली में काम करते हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। मगर इन 3 महीनों में चौधरी ने एक बार भी उसको उसके पैसे अदा नहीं किए थे। वह जब भी पैसों का मुतालबा करती तो वह कह देता कि हमारा तुम लोगों पर पहले ही बहुत सारा कर्जा है। जब तक तुम लोग वह कर्जा अदा नहीं करोगे, तब तक मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यही वजह थी कि उसको हवेली में काम करना पसंद भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने हिस्से के पैसे नहीं मिलते थे। उसकी अम्मा को चौधरी तरफ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, मगर वह पैसे भी फौरन ही खर्च हो जाते थे। वह 7 बहन भाई थे। 7 बच्चों को इस महंगाई में पालना उसके बाप के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। उसने पेट भरकर खाना खाया और झिंझात को हुक्म दिया कि बाकी सारे बर्तन किचन में रख दो। सुबह जब घर वाले सोकर उठेंगे तो वह खुश हो जाएंगे, और अगर वह मुझसे सवाल करेंगे तो मैं इनकार कर दूंगी कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। तो झिंझात उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। यह लड़की उसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह से क्या घूर रहे हो? अगर दोबारा से इस तरह से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। वह बामुश्किल 5 फुट की थी और झिंझात के कंधे तक पहुंचती थी। वह उसकी आंखों में देखकर उंगली उठाकर धमकी देने वाले अंदाज में बोली, तो झिंझात ने फौरन ही मुअद्दबाना अंदाज में अपनी गर्दन झुका ली, यूं जैसे वह उसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार है। रात को जब वह सोने के लिए लेटी तो झिंझात उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वह आंखें छोटी छोटी करके उससे पूछने लगी। मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपके साथ साथ ही रहूंगा। क्या तुम सारी रात इसी जगह पर ही खड़े रहोगे? उसने अपनी चादर तानकर सर तक कर ली। न जाने क्यों अब उसे इस झिंझात से हिचकिचाहट हो रही थी। एक तो वह बहुत खूबसूरत था, दूसरा वह बहुत हैंडसम था, और तीसरा उसकी आवाज बहुत ही भारी और खूबसूरत थी। जब वह उसकी आवाज सुनती थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुम वहां पर कैसे रहते थे और तुम मेरे काबू में कैसे आ गए? वह उठकर बैठ गई और अपनी ठोड़ी अपने हाथों पर रखते हुए पुरजोश अंदाज में बोली, तुमने एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर मंत्र पढ़ा है। यह सुनकर वह फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया, क्योंकि तुमने उस रात वह मंत्र पूरे यकीन और नियत के साथ पढ़ा था। तुम्हें सिर्फ इम्तिहान में पास होना था, लेकिन तुम नहीं जानती कि वह मंत्र किस जबान में था और उसके अल्फाज किसकी आवाज थे। तुम्हें लगा तुमने अल्फाज पढ़े, मगर दरअसल तुमने एक पुराना मुआहदा दोहरा दिया, जो हर उस इंसान को मेरे दर पर ले आता है जो अपनी ख्वाहिश के लिए उस कलमे को पुकारता है। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। तुम तो एक बहुत ही दिलचस्प झिंझात हो, और तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। मुझे आप कहकर मुखातिब करो। वह उसे आंखें दिखाते हुए बोली और दोबारा से करवट बदलकर लेट गई। मुझे नींद आ रही है, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूं। जब तक मैं नहीं जागती तब तक तुम यहां से गायब हो जाओ। थोड़ी ही देर के बाद जब उसने पलट कर देखा तो वह वहां पर मौजूद नहीं था। उसके लब्बों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, मगर परी दिल ही दिल में घबरा भी रही थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि झिंझात हमेशा हमेशा के लिए उसके गले पड़ जाए। जो भी था, झिंझात बहुत ही ताकतवर था और ऐसी ताकतों का मालिक था जिसे वह किसी को भी अपने काबू में कर लेने की सलाहियत रखता था। थोड़ी ही देर पहले झिंझात ने उसे अपनी तमाम ताकतों के बारे में तफसील से बताया था। वह पूरी तरह से उससे मुतासिर हो गई थी। रात काफी देर तक वह करवटें बदलती रही, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। झिंझात, उसने सिर्फ यही कहा था कि वह उसके सामने हाजिर हो गया। वह तेजी से पीछे की तरफ हटी और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मलिका आलिया, आपको डराने के लिए माजरत। मैं तो आपके हुक्म का पाबंद हूं। जब भी आप हुक्म करेंगी, मेरा काम है कि मैं आपके हुक्म की तामील करूं। मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसा करो कि मुझे नींद आ जाए। मेरी आंखों में देखें। झिंझात ने उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। जैसे ही उसने निगाहें उठाईं, उसका जहन अंधेरे में डूबने लगा और फिर थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो चुकी थी। झिंझात भी मुस्कुराकर वहां से गायब हो गया था। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी। उसकी आवाज अपने भाई की चीखों पर खुली थी। उसका भाई ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था और सब घर वालों को बुला रहा था। अम्मा, अम्मा, देखो तो किसी ने मजेदार खानों की देगें हमारे किचन में रख दी हैं। वह इतना पुरजोश था कि उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी घर में झांकने लगे थे
कि आखिर क्या हो गया है। परी की मां ने जब इतना ज्यादा खाना देखा और इस कदर लजीज खाना, तो वह भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। यह कौन कर सकता है? उन्होंने अपने शौहर से पूछा तो परी के बाबा ने भी कंधे उचका दिए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह काम किसका है, मगर जिसने भी किया था उनका भला हो गया था। परी इस वक्त अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, क्योंकि उसकी दोस्त को पता था कि वो एक झिंजादे को काबू करने वाली है, और अभी अगर उसके घर के हालात ठीक हो जाते तो उसकी दोस्त चिल्लाकर पूरे गांव वालों को बता देती, और फिर इस तरह से वो झिंजाद भी उसके हाथों से निकल जाता। जब उसने यही बात उस जिन को बताई तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम ऐसा करते हैं कि आपकी दोस्त की याददाश्त गुम कर देते हैं। उसका ये मसला भी हल हो गया था। उसकी दोस्त की याददाश्त चली गई थी। उसकी जिंदगी एकदम खुशियों से भर गई थी। दोपहर का वक्त था। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, परी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जिन उसकी बात सुनकर कहने लगा, मलिका आलिया, आप हुक्म करें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। क्या तुम मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत बाग दिखा सकते हो? वो आंखों में उम्मीद के दिए लेकर उससे सवाल करने लगी। इससे पहले कि वो झिंझात जवाब देता, वो खुद ही कहने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारा जादू तो सिर्फ यहीं तक ही चलता है। मल्लिका आलिया, मैंने कहा है कि आप हुक्म करें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं हुक्म करती हूं कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन बाग में पहुंच जाऊं। झिंझात ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो सवालिया नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मेरा हाथ पकड़ें और दोबारा से ये बात बोलें। उसने खामोशी से झिंझात का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये बात उसने दोबारा से ऊंची आवाज में कही, अब आंखें खोलें। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। क्या देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत बाग में मौजूद थी, जहां पर हर तरह के पौधे थे। फूलों के खूबसूरत पौधों से लेकर फलों के दरख्तों तक हर चीज ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और दिलकश थी। उसे लग रहा था कि वो कोई हसीन ख्वाब देख रही है। वो गोल गोल घूमने लगी तो झिंझात उसको देखकर मुस्कुराने लगा। तुम तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके हुक्म का पाबंद हूं। आप मुझे हुक्म करेंगी और मैं आपकी बात मानूंगा। क्या मैं सारी जिंदगी के लिए यहां पर रह सकती हूं? नहीं, क्योंकि ये आपकी जगह नहीं है। आप सिर्फ यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। आप जब भी मुझे कहा करेंगी, मैं आपको इस जगह पर लेकर आ जाया करूंगा। मुझे बताओ तो सही कि ये जगह कौन सी है? ये दुनिया की सबसे हसीन तरीन जगह है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद सारे दरख्त बगैर किसी माली के अपने पूरे कद के साथ खड़े हैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरा मतलब यह है कि इस बाग का कोई भी माली नहीं है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी नहर बहती है, जिससे कुदरती नालियां निकली हुई हैं, और वो नालियां ही उन दरख्तों को सैराब करते हैं। वो उसे लेकर अब उस नहर पर चला गया था। यूं लग रहा था जैसे पानी भी चमक रहा हो। आज से पहले उसने इस कदर शफाफ पानी कभी भी नहीं देखा था। इस पानी में तैरती हुई मछलियां भी उसे नजर आ रही थीं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो, आदम, वो पुरजोश अंदाज में बोली और झट ही उसके गले लग गई। जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पीछे की तरफ हटी और अपने बाल कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। क्या मैं अपने घर वालों को यहां पर ला सकती हूं? नहीं, अगर मेरे भाई ने यह जगह देखी, वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। मगर आप किसी को भी यहां पर लाने की इजाजत नहीं रखती हैं। अगर आपने किसी को यहां पर लाने की कोशिश की तो इस तरह से उनको मेरी हकीकत के बारे में पता चल जाएगा और मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं जानती हूं कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। यह सुनकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं मानता हूं कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, और यह बात सच है कि मैं कभी जाऊंगा अभी नहीं, मगर आपने कानून तोड़े तो यहां से जाना मेरी मजबूरी बन जाएगी। यह कहकर वो एक बार फिर से मुस्कुराने लगा था। अगले दिन वो उसके जादू की मदद से अपने गांव के खूबसूरत बागों में घूम रही थी। उसका जहां जाने का दिल चाहता था वो झिंझात से कह देती। वो उसको वहां पर पहुंचा देता था। उसकी मां उन दिनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो उन्हें घर में नजर ही नहीं आती थी। एक दिन जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो आमना बेगम उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम कहां पर थी? अम्मा, मैं तो बस अपनी सहेली के घर थी, मगर तुम्हारी सहेली तो तुम्हारा पूछने के लिए यहां पर आई थी। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करती फिर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने इश्क माशूकी शुरू कर दी है? अम्मा,
किस तरह की बातें कर रही हो? वो मुंह बनाते हुए बोली। थोड़ी ही फासले पर झिंझात खड़ा था, जो उसकी डांट पर मुस्कुरा रहा था। तुम हंसना बंद करो, वरना मैं तुम्हें सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए एक कमरे में कैद कर दूंगी। वो उसको धमकी देते हुए बोली तो वो फौरन से संजीदा हो गया। ये किसी से बातें कर रही हो और किसको कैद करने का बोल रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं अम्मा, वो मैं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी मां ने उसे डांट कर वहां से भेज दिया था। ना चाहते हुए भी वो अपने कमरे में आ गई। परी के सब बहन भाई स्कूल जाने लगे थे। अब उनके घर में अच्छा खाना पकता था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत हवेली खरीद ली थी। सब गांव वाले हैरान थे कि उनके पास इतने ज्यादा पैसे कहां से आ गए। जब भी परी की मां सुबह सोकर उठती थी तो उसे अपने तकिए के नीचे से एक मोटी रकम मिलती थी। जहां तक परी का सवाल था तो वो झिंझाद उसके लिए बहुत ही कीमती हीरे और जवाहरात के हार सेट बनाकर लाता था। कभी वो उसके लिए सोने की पायल ले आता तो कभी हीरे के कंगन। ये सारी चीजें उसने अपनी मां से छुपा कर रखी हुई थी। परी झिंझाद से हर उल्टे सीधे काम करवाती थी। वो उसे हद से ज्यादा तंग करती थी। वो हैरान होती थी कि वो झिंझाद गुस्सा क्यों नहीं करता। जब वो यही बात उससे पूछती तो वो मुस्कुराते हुए कह देता कि मुझे आप पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं है मलिका आलिया। सिर्फ चौधरी ही था जिसको ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि अब उसके बाबा ने वहां पर काम करना भी छोड़ दिया था। चौधरी ने उसके बाबा से पैसे मांगे, हालांकि उसके बाबा ने कुछ दिन पहले ही अपना सारा उधार उनको लौटा दिया था। मगर अब चौधरी ज्यादती कर रहा था और उनसे फिजूल के पैसे मांग रहा था। जब उसके बाबा ने इनकार किया तो चौधरी ने अपनी औकात दिखा दी। उस दिन जब उसके बाबा जान घर वापस आए तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो रो रहे थे। अपने बाप को रोता हुआ देखकर उसको लगा कि किसी ने उसके सीने पर खंजर चला दिया हो। अब्बा जान, क्या हुआ है? वो भागती हुई उनके पास गई और उनसे सवाल करने लगी। चौधरी ने सब लोगों के सामने मुझे जलील व रुसवा कर दिया है। उसने सब लोगों के सामने मुझे बहुत मारा है और उसने तुम्हारे बारे में भी बुरी बुरी बातें कही हैं। वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें उसके सामने पेश करूं। ये कहकर वो फिर से रोने लगे थे और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको जवाब दे सकता, क्योंकि वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था और मुसलसल मुझको मारे जा रहा था। उन्होंने ये बात कही थी और फिर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी सांसें भी आहिस्ता चल रही थीं। उसने देखा कि उसके बाबा के जिस्म पर जख्मों के निशान थे। उनके पीछे ही चौधरी का एक आदमी भागता हुआ उनके घर में दाखिल हुआ और परी की आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम्हें चौधरी साहब अपनी हवेली में बुला रहे हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि चौधरी उससे क्या चाहता है। उसका दिल खौफ से लरजने लगा था, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा और उसे दो टूक अंदाज में पूछा कि मेरे बाप का ये हाल किसने किया है? पहले मुझे इस बारे में बताओ। अरे, ये तो चौधरी ने किया है, क्योंकि ये उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं हो रहा था। एक तो उसने हमारा ढेर सारा कर्जा देना है और ऊपर से हमें ही आंखें दिखा रहा था। कह रहा था कि तुझे चौधरी के सामने पेश नहीं करूंगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कहकर उसने अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। इससे पहले कि वो झिंझाद उसकी तरफ बढ़ता, वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, अभी नहीं, रास्ते में। ये कहकर वो खामोश हो गई थी। बाकी सब घरवाले भी हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे थे कि वो क्या कह रही है। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वो उनको अस्पताल लेकर जा सके। उसकी अम्मी अब दुहाइयां दे रही थी। उसने अम्मा को कहा कि मैंने आपके तकिए के नीचे कुछ पैसे पड़े हुए देखे थे। ये कहकर वो उस चौधरी के आदमी के साथ अपने घर से बाहर निकल गई थी। उसकी मां ने जब तकिया उठाया तो नीचे पैसों की गड्डियां पड़ी हुई थीं। बाकी पैसे उन्होंने छुपा दिए और जितने जरूरत थे वो उठाकर अपने शौहर को लेकर अस्पताल चली गई। उसके बाबा जान की हालत खराब थी। वो इस हालत में अपने बाप को नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उनके साथ अस्पताल नहीं गई। दूसरी तरफ उसे चौधरी से भी इंतकाम लेना था। उसने अपने भाई को अपनी मां के साथ अस्पताल भेजा था। वो लोग अभी रास्ते में पहुंचे ही थे कि वो आदमी खबासत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम चौधरी की बात मानने के लिए राजी हो जाती हो तो तुम्हें मैं भी अपनी तरफ से एक इनाम दूंगा, मगर तुम्हें मुझे भी खुश करना होगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वो हवा में लहराने लगा। वो चिल्ला रहा था कि अचानक ही उसकी आवाज बंद हो गई। झिंझाद ने उसे अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसके हाथ इस वक्त इतने लंबे हो चुके थे कि वो आधे आसमान को छू रहे थे, जबकि चौधरी का वो आदमी इस वक्त ऊंचाई पर लटका हुआ था। आदम,
इसको जान से नहीं मारना, इसको सिर्फ डराना है और इसको वही तकलीफ देनी है जो उन्होंने मेरे बाप को दी है। इसका भी वैसे ही तमाशा बनाना है जैसा तमाशा उन्होंने मेरे बाबा का बनाया है। वो आंखों में नफरत लिए चौधरी के आदमी को देखते हुए बोली। जिनजाद ने उसे दोबारा से जमीन पर उतारा और उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो चुका था। अब यहां पर हमारा काम खत्म हो गया है। वो लोग इस वक्त जिस इलाके में मौजूद थे वहां पर कोई भी नहीं था। परी जानती थी कि अगर जिनजाद ने उस आदमी को उसके घर वालों के सामने तकलीफ पहुंचाई तो वो शक में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए वो चाहती थी कि वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाकर तकलीफ पहुंचाए जहां पर उनके अलावा कोई भी ना हो। अब उनका रुख चौधरी की हवेली की तरफ था, जो खुदा बना हुआ था और जो अपने आप को सब कुछ ही समझने लगा था। वो सोचता था कि जो कुछ वो कहेगा हमेशा वैसा ही होगा। गरीब लोगों को नीचा दिखाना, उनकी इज्जत को मजरूह करना, उसने इन सब चीजों को मजाक बना लिया था। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो हवेली में दाखिल हुए तो उसे देखकर मुलाजिमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, आखिर तुम अपनी औकात में आ ही गई हो। जिनजाद आगे बढ़ने ही लगा था कि परी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। तुम अभी कुछ भी नहीं करोगे, वो दाहिनी जानिब चेहरा मोड़ते हुए बोली। तो नौकरानी हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो कुछ होने से पहले ही पागल हो चुकी हो। खैर, तुम्हें देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। वो उसे अपने साथ लेकर चौधरी के कमरे में चली गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया था और कमरे की लाइट्स भी डिम हो गई थी। ये क्या हो रहा है? चौधरी ने गुस्से से कहा। उसने अपना मोबाइल उठाना चाहा, मगर वो जमीन पर खुद ब खुद ही गिरकर टूट गया। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर परी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आपने मुझे यहां पर किसी काम के लिए बुलाया था, क्या मुझसे वो काम नहीं करवाएंगे? वो उसकी आंखों में देखते हुए अजीब अंदाज में बोली तो वो खबासत भरे अंदाज में हंसते हुए कहने लगा, वाह, मेरी बुलबुल को तो कोई मसला ही नहीं है। इससे पहले कि वो उसको हाथ लगाता, किसी ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया था। उसका सर इतनी जोर से जमीन पर लगा था कि उसको सारी दुनिया ही घूमती हुई महसूस होने लगी। जिनजाद ने उसके जिस्म पर कोई भी घाव नहीं दिया था, बल्कि उसे इतना खौफजदा कर दिया था। उसने मस्जिद में जाकर सब लोगों के सामने ये बात अपने मुंह से बोली थी कि वो हमेशा ही इकराम साहब के साथ ज्यादती करता आया है। वो ये सारी बातें नहीं कहना चाहता था, मगर हकीकत तो खुद ब खुद ही उसके मुंह से निकल रही थी। वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। यूं सारे गांव वालों को इस चौधरी की हकीकत का पता चल गया था। पहले जो लोग उसकी कद्र करते थे, उसकी इज्जत करते थे, अब वो लोग उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगे थे। जिनजाद ने इस चौधरी की भी याददाश्त मिटा दी थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे परी के करीब नहीं जाना, और जहां तक चौधरी के आदमी का सवाल था तो वो भी सब कुछ भूल गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। जिनजाद ने उसके बाप के लिए खास मरहम बनाई थी। 2 ही दिनों में उसके बाबा के जख्म भी ठीक हो चुके थे। अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब थे और चल फिर सकते थे। लोग ये देखकर हैरान होते थे और कुछ लोग इश्तिहाक भरे अंदाज में कहते थे, भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया है, हमें तो लगता है कि तुमने कोई जादू किया है, वरना इतने गहरे जख्म 2 दिन में कैसे ठीक हो सकते हैं। उसके बाबा खुद हैरान थे। इकराम साहब को खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उनके घर के हालात अब बहुत ठीक हो चुके थे। हर रोज ही उसकी माँ को उसके तकिए के नीचे एक मोटी रकम मिलती थी। उसकी माँ एक दिन उसके बाप को कहने लगी, मुझे लगता है कि कोई जिन खामोशी से हम लोगों की मदद कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो नेकबख्त? आजकल के दौर में इन चीजों पर कौन यकीन रखता है? आप खुद ही सोचें, फिर कौन हो सकता है जो दरवाजा लॉक होने के बावजूद भी मेरे तकिए के नीचे पैसे रखकर चला जाए? खैर, जो भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर के हालात ठीक हो गए हैं। वो दोनों इस वक्त नदी किनारे बैठे हुए थे। परी ने अपना सर उसके कंधे पर रखा तो वो धीमे से मुस्कुरा दिया। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए। मैं खुद नहीं आया मोहतरमा, आपने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। वो उसे याद करवाते हुए बोला तो वो हंसने लगी। अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम यहां से चले जाओगे? ये सुनकर उसने परी की आंखों में देखा और मजबूत लहजे में बोला, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूं। आप मुझे आजाद कर भी दें तब भी मैं आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है।
ये सुनकर परी का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं परी साहिबा। जानता हूं कि आपका गुलाम हूं, इस काबिल नहीं हूं कि आपसे ये सब कुछ कह सकूं, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूं। मेरे पास अब हाल दिल बयान करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मुझे इसकी सजा दे सकते हैं। मुझे आपकी सजा भी मंजूर है। ये कहकर वो अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। परी मजबूत कदम उठाते हुए उसके मुकाबिल में गई और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं आदम। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलात हल हो गई हैं और तुम्हारा ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूं। बस कभी भी ये गलती मत करना। मेरी हकीकत के बारे में किसी को भी मत बताना, चाहे तुम्हारी कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। यह सुनकर वो धीमे से मुस्कुरा रही और फिर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें आजाद करती हूं। उसने जैसे ही ये बात कही थी, उस झंझात के इर्द गिर्द ढेर सारी रोशनी जमा हो गई थी, मगर वो वहां से जाने के बजाय अभी भी उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये कहकर उसने एक झटके से उस छोटी सी लड़की को अपने गले से लगा लिया। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मैं मर तो सकता हूं, मगर तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए जज्बात से चूर लहजे में बोला था। आज वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयान कर चुके थे और दोनों के दिल अब काफी हद तक मुतमईन थे। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, झंझात ने प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो वो धीमे से मुस्कुरा दी। वक्त का काम था गुजरना और वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। झंझात कुछ दिनों के लिए वापस अपने खानदान वालों से मिलने के लिए कोहकाफ गया था, जबकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसे झंझात की बहुत ज्यादा याद आती थी। अब तो उसे उस जिन की आदत हो गई थी। रात जब उसका कुछ खाने का दिल करता था तो वो बेसाख्ता आदम को आवाज देती थी, मगर वो वहां पर मौजूद नहीं होता था तो वो मायूस हो जाती थी। अब उन्होंने अपनी हवेली बना ली थी, जिसमें उसका कमरा सबसे खूबसूरत था। एक रात जब उसे जिन जात की याद आ रही थी तो उसने जल्दी से अलमारी खोली और वहां से जिन जात का दिया हुआ एक रेशम का फ्रॉक उठा लिया। वहां पर बहुत से कंगन और हार पड़े हुए थे। उसने वो सारे पहन लिए और खुद को शीशे में देखने लगी। वो बहुत हसीन लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। उसी वक्त ही कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और उसकी मां कमरे के अंदर दाखिल हुई। परी को इस हाल में देखकर वो बुरी तरह से बौखला गई, जबकि अपनी बेटी को इस रूप में देखकर पहले तो वो हैरान हुई, फिर उनके माथे पर बल पड़ गए। मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारे पास ये सब कुछ कैसे आ रहा है? क्या तुम काला जादू कर रही हो? वो उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे हकीकत बताओ। रोज सुबह जब मैं सोकर उठती हूं तो तकिए के नीचे से मुझे हजारों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि हमारा अल्लाह गैबी तरीके से हमारी मदद कर रहा है, मगर उस दिन जब मैंने तुम्हें सहन से अचानक गायब होते हुए देखा तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं उस दिन तुमसे पूछना चाहती थी, अगर मैंने फैसला किया था कि देखूंगी कि तुम वक्त गुजरने के साथ साथ क्या करती हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और अब तो मुझे सारी हकीकत के बारे में बताओ। अम्मा, अगर मैंने आपको हकीकत बता दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो अपनी मां को रोते हुए कहने लगी। बस आप ये समझें कि एक नेक मखलूका है जो हमारी मदद कर रही है। ये सुनकर उसकी मां हंसने लगी। कोई भी मखलूका बगैर किसी वजह से किसी की मदद नहीं करती है। अगर तो ये किसी जिन का चक्कर है तो मैं कल ही तुम्हें एक आमिल के पास लेकर जाऊंगी। वो उसके मुंह से निकलवाना चाहती थी और आखिरकार वो निकलवाने में कामयाब हो गई थी। वो चीखते हुए कहने लगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं, मैं उससे बहुत जल्द शादी कर लूंगी। हमारे घर के हालात सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ठीक हुए हैं। आज जो हम इतनी बड़ी हवेली में मौजूद हैं, मेरे सारे बहन भाई पढ़ रहे हैं और हम अच्छा खा रहे हैं, ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने अपनी मां को सारी कहानी बता दी थी कि कैसे उसने एक अमल करके उस जिन को अपने कब्जे में किया था। उसकी मां का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उस वक्त तो वो कमरे से चली गई थी। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उनके तकिए के नीचे पैसे मौजूद नहीं थे। वो भागती हुई आई और अपनी बेटी को बताने लगी। वो आंखों में आंसू लिए अपनी मां से शिकायत के अंदाज में बोली, आपने सब कुछ खत्म कर दिया है।
आपके तजस्सुस ने मेरी दुनिया तबाह बर्बाद कर दी है। उसने मुझे कहा था कि मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं, वरना वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। अगर आपने अम्मा जान, मैंने आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी मां ने उसके करीब जाने की कोशिश की, मगर वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। उस रात झिंजाद आखिरी बार उसे मिलने के लिए आया था। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह करने वाला था, मगर तुमने सब खत्म कर दिया। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब पता नहीं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा। प्लीज तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं अपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें ना छोड़ा तो वो लोग मुझे जला देंगे। मैं उनसे छुपकर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूं। उसने परी को आखिरी बार अपने गले से लगाया और फिर वहां से गायब हो गया। वो कभी ना वापस आने के लिए चला गया था। वो परी को एक अंगूठी देकर गया था। काफी साल तक वो उसका गम मनाती रही और फिर कुछ ही अरसे के बाद उसके वालिदैन ने जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया। मगर वो अपने शौहर में भी उसे झंझात को ही तलाश करती है। वो उसकी बचपन की मोहब्बत था, उसकी कच्ची उम्र की मोहब्बत था, जो कभी भी उसके जहन से नहीं मिट सकती थी। वो उसकी जिंदगी का बहुत ही खास हिस्सा था, जिसकी वजह से उसकी सारी जिंदगी तब्दील हो गई थी। उसे वो दिन आज भी याद था जब उसने उस झंझात को आजाद किया था, मगर वो झंझात वहां से जाने की बजाय उसकी तरफ बढ़ गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को और भी लोग देखेंगे तो सबको ये कहानी सुनने के लिए मिलेगा। और हाँ, आप हमारी वीडियोस को कहाँ से देखते हैं, हमें कमेंट में अपना देश यानी आप किस कंट्री के, किस शहर और अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है। और हाँ दोस्तों, हमने 4 वीडियो मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है, जो बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।